बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महापर्व छठ के चौथे दिन आज व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। पंजाब सरकार ने 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का किया फैसला। श्री करतारपुर साहिब परिसर में हुई नॉनवेज और डांस पार्टी पर गरमाता जा रहा विवाद। अब खबरें विस्तार के साथ। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन आज व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। इसके साथ ही 36 घंटों का निर्जला उपवास समाप्त हुआ। सुबह से ही घाटों पर लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़े दिखे। अर्घ के दौरान छठ व्रती पानी में खड़े हुए। इसके बाद फल और प्रसाद से भरा दउरा सूप लेकर भगवान भास्कर की उपासना की। भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने छठ का प्रसाद खाया और व्रत खोला। बता दें कि 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। 18 को खरना था और 19 नवंबर को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 20 नवंबर को राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई होगी। बिल पर साइन न करने की शिकायत को लेकर केरल और तमिलनाडु सरकार ने याचिकाएं दायर की हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 6 नवंबर को पंजाब के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से बिल पर साइन न करने को लेकर जवाब मांगा था। तमिलनाडु और केरल सरकारों की याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल के विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन पर 12 से अधिक कानूनों को दबाने का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब भी मांगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए इस मुद्दे को सुलझाने में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से मदद मांगी थी। बता दें कि इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के लौटाए गए बिलों के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार 18 नवंबर को 10 विधेयकों को फिर से पास कर दिया है। कानून, कृषि और उच्च शिक्षा समेत कई विभागों को कवर करने वाले विधेयक 13 नवंबर को रवि द्वारा लौटाए जाने के मद्देनजर पारित किए गए थे। दोबारा अपनाए गए विधेयकों को बाद में राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। पंजाब सरकार ने 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला किया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 नवंबर को दिए आदेश के बाद आया है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये सत्र लंबा होने की बात कही थी, लेकिन अब इसे 2 दिनों में ही खत्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तकरीबन 5 दिन पहले मौजूदा विधानसभा के चौथे सत्र को स्थायी तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी थी। इससे पहले चौथे सत्र की 20-21 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। बता दें कि पंजाब सरकार जल्द ही सत्र के लिए गवर्नर से मंजूरी भी मांगेगी। पाकिस्तान के नारोवाल स्थित श्री करतारपुर साहिब परिसर में हुई नॉनवेज और डांस पार्टी पर विवाद गरमाता जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के सीईओ पद पर सिख की नियुक्ति की मांग उठने लगी है। भाजपा के सिख नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया है कि वे पहले इसके खिलाफ थे और आपत्ति भी उठाई गई थी। मनजिंदर सिरसा ने ट्वीट कर लिखा कि 2021 में पीएमयू करतारपुर कॉरिडोर के सीईओ के रूप में एक गैर सिख व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। चूंकि प्रबंधन बोर्ड को सिख मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए डर था कि गुरुद्वारा परिसर में ईश निंदा वाली हरकतें हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये डर सच में तब बदल गया जब सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी का करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में शराब पीने और मांस खाने का वीडियो वायरल हुआ। इसलिए मुसलमानों के नेतृत्व वाले इस पीएमयू को तत्काल भंग करने की मांग की गई है, जिनके कार्यों से दुनिया भर में सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान सरकार को गुरुद्वारा साहिब की कमान किसी सिख संस्था को सौंप देनी चाहिए जो सिखी लोक आचार और सिद्धांतों का पालन करती हो। द्वारका एक्सप्रेसवे में हुए कथित घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की थी।
इस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को विचार करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने 15 नवंबर को एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर कुमार पर 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 19 नवंबर को एलजी सक्सेना ने इस रिपोर्ट को पुरानी धारणाओं और अनुमानों पर आधारित बताते हुए इस पर विचार करने से मना कर दिया। दरअसल दिल्ली में बने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं की शिकायत पर दिल्ली की विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने जांच करवाई थी। आतिशी ने बताया कि नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनियों को 897 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मुझे सीएम की ओर से विजिलेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट बंदी लिफाफे में मिली थी, लेकिन ये पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है। इसकी डिजिटल कॉपियां सभी के पास हैं। मीडिया इस पर कई खबरें कर चुका है। सक्सेना ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि इस जांच का मुख्य मकसद सच्चाई जानना नहीं था, बल्कि इसका वीडियो ट्रायल करना था। लोगों के बीच धारणा बनाना और अदालतों को गुमराह करना है। साथ ही इस मामले पर राजनीति करना भी है। केंद्र सरकार आईपीसी में मृत्युदंड के प्रावधान को बरकरार रखेगी। इसे हटाने की मांग के बीच संसदीय समिति ने ये सिफारिश की थी कि मृत्युदंड के प्रावधान पर सरकार फैसला करे। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पास होने की उम्मीद है। मानसून सत्र में पेश इन कानूनों पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने समीक्षा के बाद मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को हटाने के मुद्दे पर विचार किया। इसमें तर्क ये आया कि दोषपूर्ण न्यायिक प्रणाली से किसी निर्दोष को मृत्युदंड मिल सकता है। कई देशों में मृत्युदंड की सजा खत्म करने के उदाहरण भी दिए गए। सूत्रों का कहना है कि समिति की सिफारिश के बाद सरकार मृत्युदंड के प्रावधान को रखने के पक्ष में है। देशद्रोह, आतंकवाद और जघन्य अपराध जैसे मामलों में मृत्युदंड के प्रावधान को बरकरार रखने की जरूरत है। यदि इसे हटा दिया गया तो इससे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में अंबाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली का रिमांड आज खत्म हो रहा है। अब यमुनानगर पुलिस मास्टरमाइंड को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करेगी। 6 दिन के रिमांड में मोगली ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर अंबाला पुलिस ने अभी तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई है और 6 अस्पताल में भर्ती हैं। वही अब अंबाला पुलिस गैंगस्टर मोनू राणा को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि मोनू राणा को यमुनानगर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ में जुटी है। बता दें कि यमुनानगर पुलिस शराब ठेकेदार भाटली के टिंकू और सुशील कंबोज, नारचौन के अमरनाथ और गोलनी के विशाल राणा से पूछताछ में जुटी है। अभी तक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शराब ठेकेदारों के संपर्क में गैंगस्टर मोनू राणा और मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली था। इस मामले में अब तक अंबाला यमुनानगर में 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि गैंगस्टर मोनू राणा ने ही धनोरा के फैक्ट्री मालिक उत्तम और पुनीत को बोलकर ये अवैध फैक्ट्री मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली को दिलाई थी। गांव धनौरा निवासी पुनीत खेत मालिक उत्तम सिंह का मोनू राणा गैंग से जुड़े अंकित उर्फ मोगली से संपर्क कराया था। इसके बाद उत्तम ने मोगली को अपने खेत में बनी फैक्ट्री को किराए पर दिया था। इसे पुलिस ने 2 दिन पहले बुलडोजर चला ध्वस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला किन्नौर में ट्रैकिंग और पर्वत आरोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किन्नौर के डीसी तौरुल एस रवीश ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद जिले के किसी भी ट्रैक पर ट्रैकिंग व पर्वत आरोहण की इजाजत नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि किन्नौर जिला में ट्रैकिंग के लिए देश व दुनिया भर से ट्रैकर पहुंचते हैं, मगर किन्नौर जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण ट्रैकिंग कई बार खतरनाक साबित हो सकती है। अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ट्रैकरों के फंसने का रिस्क बना रहता है। कई बार ट्रैकर रास्ता भी भटक जाते हैं, जिससे हर वक्त अनहोनी होने का भय बना रहता है। बर्फबारी के बाद अधिक ऊंचे क्षेत्रों में कई मर्तबा ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इस तरह की अनहोनी को टालने के लिए जिला प्रशासन ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 205 की धारा 34 के प्रावधानों के तहत ट्रैकिंग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। बता दें कि किन्नौर जिले की अधिक ऊंची चोटियों पर 2 से 3 बार हिमपात हो चुका है। सर्दियों में कई बार किन्नौर के अधिक ऊंचे क्षेत्र में 5 से 7 फीट तक बर्फबारी होती है। यहाँ आसमान में हल्के बादल आने के बाद सर्दियों में कभी भी हिमपात हो जाता है। ऐसे में ट्रैकरों के फंसने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रशासन ने एहतियातन ये निर्णय लिया।
डीसी ने इन आदेशों में स्पष्ट किया है कि आगामी आदेशों तक जिला में ट्रैकिंग नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 में होगी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों के इजाफे की संभावना है। बता दें कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध किया है, इसलिए सरकार समानुपातिक आधार पर परिसीमन की तरफ बढ़ेगी। इसमें जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने का फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। जानकारों का कहना है कि 2025 तक जनसंख्या प्रोजेक्शन के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 14, बिहार में 11, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 5, झारखंड में 1, राजस्थान में 7 और हरियाणा तथा महाराष्ट्र में 2-2 सीटों का इजाफा होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में 9, केरल को 6, कर्नाटक को 2, आंध्र प्रदेश को 5, तेलंगाना को 2, ओडिशा को 3 और गुजरात को 6 सीटों का नुकसान होने की आशंका है। आपको बता दें कि परिसीमन का अर्थ लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया है। परिसीमन के लिए आयोग बनता है। पहले भी 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग गठित हो चुके हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।